हेलो बच्चों, नमस्कार। केम छो मजामा, सत श्री अकाल। भाई साहब, आपके लिए आज मैं हर्ष गुप्ता लाया हूं नया चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो भैया बने रहिए चैप्टर के साथ, चैनल के साथ, लेक्चर के साथ। तो मैं हर्ष गुप्ता भैया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएमबी पर। और पीसीएमबी पर मैंने, आपने, सब ने, हम लोगों ने प्रॉमिस कर रखा है एक दूसरे को, हम पूरा पढ़ाएंगे और आप पूरा पढ़ेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन अचीवमेंट बन जाएगा। ध्यान से सुनना, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट कर ही चुके हैं, ऑलमोस्ट क्लास शुरू हो गई तो स्टार्ट ही कर चुके हैं मान लो। और अब हम चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर आ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स जिसने नहीं देखा जाके देखो। एक लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का जब आएगा जब सब बच्चे थ्योरी प्रैक्टिस कर लेंगे, थ्योरी प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं डेट बताऊंगा, उस दिन थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी प्रैक्टिस कर लेंगे और उस दिन मैं थर्मोडायनेमिक्स का लाइव सेशन रखूंगा। लाइव सेशन का मतलब होता है लाइव सेशन, मैं क्वेश्चन लाऊंगा, तुम लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, तुम लोग भी आंसर दोगे, मैं भी आंसर दूंगा और साथ साथ हम उस चीज को फॉलो अप करते हुए चलेंगे। तो प्लीज थर्मोडायनेमिक्स के एक लाइव सेशन के लिए तैयार हो जाओ, पर प्लीज उससे पहले सारे थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी मैंने लेक्चर बढ़ाया है, प्लीज देखना, लास्ट लेक्चर जरूर देखना। लास्ट लेक्चर में मैंने थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ ट्रिक्स और बेसिक बातें बताई हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो भैया जी और बहनों जी और बहनों जी और बस बहनों जी और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या बता रहे थे वो ध्यान से सुनना प्लीज। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाने, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हम तुम्हें पढ़ा ही देंगे, पर जिस जिस बच्चे ने हमें यूट्यूब पर किसी को रैंडम वीडियो मिली है तो प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। फॉलो तो शायद इंस्टाग्राम पे होगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, है ना। मेरे पीसीएमबी चैनल को करो फॉलो, और मेरा पर्सनल जो है, मतलब पीसीएमबी तो चैनल ही है, उसके अलावा हर्ष गुप्ता करके एक इंस्टाग्राम हैंडल है ना, हर्ष भैया पीसीएमबी, उसको आप फॉलो करो। तो उस पर मैं कंफर्म क्या देता हूं, रिप्लाई देता हूं। एक बच्चे का कल, हाँ 2 दिन पहले डीएम आया कि भैया वो ना लेक्चर नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स का ना मिल नहीं रहा मेरे को, और उसमें मेरे को पढ़ना था, तो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं उसकी वजह से। तो मैंने कहा यार लेक्चर तो था भाई, मैंने टेक्निकल टीम से बात की, प्रॉपर आधे घंटे में उसको सोल्यूशन करके दिया। वो लेक्चर था, वो बहुत सारे बच्चों ने देखा हुआ भी था, उसके अंदर कुछ ग्लिच आया था, वो पब्लिक से प्राइवेट हो गया था। तो उसको मैंने टेक्निकल टीम से बात करी और लिटरली आधे घंटे के अंदर मैंने उसको सॉल्व करवा लिया। अगर देखो, मैं तो यूट्यूब चैनल में भाई, मैं अपनी वीडियो क्या देखूंगा, है ना, मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियो तो आप ही देख रहे हो, तो भैया आप ही मेरे को बताओगे कि क्या है। अब उस बच्चे ने मेरे को बताया, अगर मान लो वो बताता ही नहीं, या तुम में से किसी और ने भी नोटिस करा, अगर किसी ने बताया ही नहीं, तो भैया मुझे कैसे पता चलेगा। उसने मेरे को डीएम करा, मैं लिटरली मैसेज देखता हूँ, उन पर रिप्लाई करता हूँ, उनको चीज़ें बताता हूँ। कोई बच्चा कहता है भैया ये वाला चैप्टर कब होगा, तो बताता हूँ, ये वाले क्वेश्चंस कब होंगे तब बताता हूँ। और एक बच्चे का डाउट भी आया, उसका डाउट भी सॉल्व किए हैं। तो ध्यान से सुनते जाना क्या कंडीशन है, और प्लीज जिस जिसके सॉल्व होते ना एक बार लिख दिया करो कि हाँ भैया इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो अप करते हैं, हमें बताते हैं ये है वो। तो उससे ना और बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं करेंगे, भाई देर हो सकती है रिप्लाई करने में, पर रिप्लाई आएगा जरूर, ठीक है। और कभी कभार देर भी नहीं होती, टाइम से आ जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करते हैं। तो चलो एक बात ध्यान से सोचो, देखो अगर मैं तुम लोगों से जरा 2 सेकंड के लिए बात बोलूं कि थिंक अबाउट अ लायन, तो तुम सब थिंक कर पा रहे हो, मतलब सोच पा रहे हो। थिंक अबाउट अ स्नेक कर पा रहे हो। अब मैं कहता हूँ थिंक अबाउट अ डोडो बर्ड। अब डोडो बर्ड को ना कुछ ही बच्चे इमेजिन कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। जिन्होंने देखा है वो इमेजिन कर पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो इमेजिन नहीं कर पा रहे। सही है नहीं वाली बात। जैसे अब मैं अगर तुम लोगों से एक बात बोलूं, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं तुम लोगों को जरा ये बात बताऊं कि एक बात बताओ, ये बताओ ये क्या लिखा है, तो तुम मुझे एक ही बार में बता दोगे भैया ये तो बस वही लिखा है जो आप पूछना चाह रहे हो। क्या लिखा है? ये लिखा है भैया ए, दिख रहा है ना सबको, ये क्या लिखा है ए। ये क्या है? छोटा ए। ये क्या है? छोटा ए भी छोटा लिखा है। और तो तुम समझ पा रहे हो ना, लिखे तो सारे ए हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा किया है जीवन में जो आप इसे पहचान पा रहे हो। लेकिन अगर मान लो मैं कोई चाइनीज, जापानीज, देखो मैं एक ना कुछ वर्ड लिखता हूं,
बस यही है, ये कोरियन वर्ड है, तुम मानोगे? अब जिसे कोरियन आती है वो समझ पा रहा होगा, बताओ भाई। भगवान जाने कोरियन वर्ड है या नहीं है, मुझे नहीं पता ना, मैं जानता, मैं मेरे को क्या कोरियन आती है, मैं बड़ा कोरियन हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड है ये मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, पता है क्यों? पता नहीं वर्ड है भी या नहीं, पता नहीं क्या है ये, बस मैंने ऐसा रैंडम ड्रॉ कर दिया, क्या तुम इसे पहचान पाए? नहीं। और क्या पता ये वर्ड ही हो, नहीं पहचान पाए ना। तुम तो कहोगे भैया आपने टी के ऊपर 2 रेक्टेंगल से बना रखे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जो चीज हमने कभी देखी नहीं होती हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं इमेजिन करो, अब शेर का पेट, अंदर का एलिमेंट्री कैनाल, नहीं कर पाओगे, रीजन कभी देखा ही नहीं। सांप का पेट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो चीज कभी देखी ही नहीं उसको कैसे तुम इमेजिन कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो कि वो इमेजिनेबल है तुम्हारे लोगों के लिए, क्योंकि कभी तुमने देखी ही नहीं। ये तुम इमेजिन कर सकते हो, ए है, छोटा ए है, छोटे ए का भी छोटा ए है, क्योंकि तुमने कभी ना कभी इसको क्या करा है, देखा है। और जब जब तुम अपनी लाइफ में ऐसी चीजें देख लेते हो तब तब तुम उनको इमेजिन कर पाते हो। कभी ना कभी तुम लोगों ने ऐसे 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 ना ऐसे करके तो कभी कुछ ना कुछ करा ही होगा। देखो मैं बताऊं कैसे करा होगा, देखो मैं ध्यान से देखना तो मैं बता दूंगा, तुम डर मत जाना, लेकिन कभी कभी ना कभी तुमने ऐसा करा ही होगा। यहां पर एक नदी बनाई होगी, यहां पर एक पहाड़ बनाए होंगे, यहां एक सूरज बनाया होगा, यहां पंछी उड़ाए होंगे, यहां घर बनाया होगा। खतरनाक ड्राइंग है भाई मेरी, देख के डरना नहीं। और यहां पर एक ऐसे लौंडे खड़े कर रखे होंगे 2, थोड़े घुंघराले से बाल हैं भैया के, भैया ही है, सही है। यहाँ बत्तख बना दी, ऐसे देखो, ऐसे लिखो डक, मतलब तुम समझ जाओ कि क्या है, एक बत्तख। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना है? तुमने बनाया ना, तुम समझ रहे हो ना क्या बना रहा हूं? तुम समझ गए भाई, पहाड़ और नदी बनते तुम समझ गए थे कि भैया कुछ तो बना रहे खतरनाक। तो कंडीशन क्या है, तुम सबको कैसे समझ पा रहे हो कि तुमने कभी ना कभी ना जीवन में इनको देखा है, इनको इमेजिन कर पा रहे हो। अगर कभी तुमने देखा ही नहीं होता तो क्या तुम इमेजिन कर पाते? ऑब्वियसली नॉट। कुछ भी सोच लो, क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो तुम्हारी बुआ इस समय क्या सोच रही होंगी? कर पा रहे होगे यार, अगर तुम्हारी बुआ खतरनाक वाली है ना, जस्ट लाइक मी, तो तुम इमेजिन कर पा रहे होगे कि क्या सोच रही होंगी। ठीक है, तो भाई कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, ये तुम समझ पा रहे हो। सिमिलरली जब किसी को भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताना शुरू करा। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले उन्होंने सबसे छोटी चीज को खोजना शुरू करा, और छोटी चीज को उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट से खोजा। सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। हम इसका इंट्रोडक्शन जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा, प्रोटॉन किसने खोजा, नॉड रेज, ये कैथोड रे, न्यूट्रॉन किसने खोजा, और एटॉमिक मॉडल, जो फिर हमने इस चैप्टर में मेन पढ़ने हैं आज। ठीक है, तो भैया कॉन्सेप्ट आया सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जॉन डाल्टन जी जो आए, उन्होंने कहा कि भैया ये सारी दुनिया जिस सबसे छोटी चीज से मिलकर बनी हुई है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको हम एटम बोलते हैं। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मिल गए, समझ में? तो इन्होंने ये इंट्रोडक्शन देते हुए क्या कहा, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये एटम ऐसा कुछ बना, मतलब अब ये इन्हें नहीं पता था ऐसा दिखता है, मैं बता रहा हूँ कि एटम ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है, रैंडम बात है, अभी 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 रैंडम ही है, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं ना। एक्चुअल में हुआ क्या बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट बड़ा काम आया जो जे थॉमसन ने दिया। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार ना मैं तुम लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं तुम लोगों के लिए एक स्लाइड ऐड करना चाहता हूं, ताकि ना मैं इसको अपने हाथ से बनाकर तुम्हें डिटेल में समझाऊं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हुआ क्या, जे थॉमसन ने एक हार्ड ग्लास की ट्यूब ली। क्या लिए? हार्ड ग्लास की ट्यूब, और एक हार्ड ग्लास की ट्यूब ली, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए। नेगेटिव साइड से कनेक्ट वाले को बोला गया कैथोड, पॉजिटिव साइड से कनेक्ट वाले को बोला गया एनोड। यहां इन्होंने क्या करा, एक सक्शन पंप लगाया, वैक्यूम पंप लगाया, और इसका प्रेशर बड़ा कम कर दिया। मतलब एट
वेरी लो प्रेशर, कितना, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 की पावर -5 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर कम कर दिया, सही है। यहां वोल्टेज दिए बहुत ज्यादा, हाई वोल्टेज दे दिए, लगभग 20 से 25,000 वोल्ट की। 25,000 वोल्टेज पे मेट्रो चल जाती है। ये जरा सा एक्सपेरिमेंट पे इतना वोल्टेज दिया है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बता रहा हूं। प्लीज सुनना भैया मैं क्या बता रहा हूं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि तुम लोगों को समझ में आता जाए। दिख रहा है उधर का कोने का? सही, अब दिख रहा है? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना हुआ क्या। अब हुआ ये, हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं और जैसे ही इन्होंने स्विच को ऑफ करा, जैसे ही इन्होंने स्विच को क्लोज किया, मतलब ये स्विच कनेक्टेड हुआ, जैसे ही हुआ तब यहां से ना कुछ रेज निकली। अब तुम बोलोगे भैया क्या ये रेज विजिबल थी? तो ये बात है नहीं, ये रेज विजिबल नहीं थी। तो इन्होंने कहीं कहीं ये बुकों में लिखा है और कहीं कहीं नहीं लिखा। जे थॉमसन के में कहीं कहीं नहीं लिखा है, रदरफोर्ड के में 100% लिखा हुआ है। बता देता हूं क्या, यहां पर ना इन्होंने परफोरेटेड ऐसे छेद छेद वाली लगाई थी और इसके पीछे लगाई इन्होंने ZNS की स्क्रीन। और इस ZNS की स्क्रीन से इन्हें पता चला कि इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल पड़ते हैं ना ZNS की स्क्रीन पर तभी टिमटिमाती है। क्लियर है वाली बात? तो सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सबसे पहली कि गैसेस आर बैड कंडक्टर बट gases are good conductor when high voltage is supplied। अगर हाई वोल्टेज सप्लाई हो रही है, ध्यान सुनते जाना, अगर हाई वोल्टेज सप्लाई हो रही है तो गैसेस जो होती हैं वो बैड कंडक्टर की जगह गुड कंडक्टर में बिहेव करती है। कंडीशन समझना हुआ क्या बच्चों, जैसे ही रेज इधर जाने लगी, क्यों? क्योंकि भैया अगर हाई वोल्टेज दिया है तो ये काम करेगा, और हाई वोल्टेज दिया है ये काम करने लगा, यहां से कुछ रेज जाने लगी, ये लाइट टिमटिमाने लगी। इन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव चार्ज रेज है। कैसे पता चला? देखो, नेगेटिव साइड से निकली हुई रेज पहली बात तो नेगेटिव ही होगी, ये तो तुम्हें सबको समझ में आ ही रहा है। और इन्होंने क्या चेक करा? और इन्होंने चेक करा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रखे। ये वाली बात समझ में आई? तो सबसे पहले इन्होंने एक बात क्या कही, चेक करने का बात बताऊंगा। पहले सबसे इन्होंने क्या कहा स्टेटमेंट, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है कि क्या बात हो गई, ये रहा, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज। कैसी रेज है भैया? नेगेटिवली चार्ज रेज है। दूसरी बात, कैथोड रेज ना, कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है? स्ट्रेट पाथ। अब भैया स्ट्रेट पाथ का कैसे पता चला? दिख तो रही नहीं है। देखो क्या है, ये सरफेस है मान लो, इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं यहां पर ऐसे, और मैं इधर से लाइट जलाऊं, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है स्ट्रेट, ठीक है। अब मैं इधर से ना लाइट जलाऊं, तो मैं इधर से लाइट जलाऊंगा तो इसकी जो स्ट्रेट लाइट जलाई बिल्कुल सीधी इसके साइड में, तो इसकी जो शैडो बनेगी वो ऐसे बन जाएगी, सीधे ऐसे परपेंडिकुलर। वहीं अगर मैं लाइट को टेढ़ा इधर या इधर कर दूं तो इसकी रे, इसकी जो शैडो है वो इधर घूम जाएगी या इधर घूम जाएगी, मतलब तब परपेंडिकुलर तो नहीं आएगी। जब शैडो परपेंडिकुलर बनती है, ध्यान सुनना, जब शैडो परपेंडिकुलर बनती है, अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो मेरी जो शैडो है वो इधर बनेगी यहां पर और स्ट्रेट, और अगर लेकिन इधर आ गई तो मेरी पीछे बन जाएगी।
तो जब परपेंडिकुलर बन रही है तो मैं कहूंगा कि स्ट्रेट लाइन होगी तभी परपेंडिकुलर, जब बिल्कुल सीधी रेज आएंगी तभी परपेंडिकुलर रे बनेंगी, अदरवाइज परपेंडिकुलर रेज नहीं बनेंगी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा क्या कहा कि कैथोड, अब बार बार कैथोड नहीं लिखूंगा, अब सीआर लिख रहा हूं, कैथोड रेज आर फॉलो स्ट्रेट पाथ। कैसे? ऐसे एक मेटल की प्लेट रखी यहां पर ऐसे, और इसकी ना शैडो बन गई यहां पे, क्या बन गई इसकी? शैडो। तो इस बात से इन्होंने क्या पता चला, ऐसे करके बन गई शैडो, ये लो पूरा बनाया था, ऐसे करके बन गई इसकी शैडो, और ये शैडो कितने डिग्री पर थी? 90 डिग्री पर। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी शैडो है, तो ये 90 डिग्री पर बनी। इससे क्या पता चला कि ये जो कैथोड रेज है ना, ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। कैसे कैसे पाथ को फॉलो कर रही है? स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चले, वेरी गुड। दूसरी बात प्लीज देखना, कैथोड रेज ने फॉलो कर लिया स्ट्रेट। अब दूसरा, नेगेटिवली चार्ज प्रूफ कैसे हुआ? इन्होंने यहां पर और यहां पर एक ना स्लिट रखी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव की साइड बेंड कर गई, मतलब कैथोड रेज आर बेंड टूवर्ड्स, कहां पर? पॉजिटिवली चार्ज्ड। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज रखा, जैसे यहां पर रखा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव स्लिट रख दी, ये मार्कर वाली नेगेटिव स्लिट, तो जैसे ऐसे आई तो ऐसे मुड़ गई, ऐसे आई ऐसे मुड़ गई, ऐसे आई ऐसे मुड़ गई। बात समझ में आई? इस तरीके से माना गया कि अच्छा इसका मतलब यह है कि ये नेगेटिव साइड की तरफ बेंड नहीं होती, पॉजिटिव साइड की तरफ बेंड हो जाती है। यहां तक बात क्लियर है? चलें आगे। बहुत बढ़िया। इसी का रिमोट पता नहीं कहां गया। चलो भाई नेक्स्ट, ये वाली बात समझ में। अब दूसरी, अब इन्होंने देखा यार ये तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इनके अंदर कुछ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, क्या मैग्नेटिक रेज भी हो सकती है? तो चेक करा गया, एक बार नॉर्थ एक बार साउथ रखा गया। अब देखो ये तुम्हें फिजिक्स में पढ़ना है कि नॉर्थ की साइड बेंड कर रही है साउथ की साइड बेंड कर रही है, ये तुम्हें फिजिक्स में पढ़ना है। पर ऐसे नॉर्थ साउथ रखा गया मान लो, तो ये नॉर्थ की साइड कहां कर गई? बेंड। सिंपल बात है। मतलब इनने क्या दिखाया, जब हमने मैग्नेट रखी तो ये मैग्नेट के बिहेव, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर देने लगी, एक साइड रिपल्शन और एक साइड अट्रैक्शन देने लगी। तो इससे इनने ये कहा कि कैथोड रेज आर मैग्नेटिकली एक्टिव। मैग्नेटिकली कैसी है? ये एक्टिव है। भाई पता है कैसी है? मैग्नेटिकली एक्टिव है। क्लियर है यहां तक बात? मैग्नेटिकली एक्टिव है, ये वाली बात समझ में आ गई? कैसे पता चला? देखो मैं बताता हूं। ऐसे रखा नॉर्थ पोल, ऐसे रखा साउथ पोल, ये आई रेज ऐसे मुड़ गई मान लो, जो पाथ स्ट्रेट जा रहा था वो अब ऐसे बेंड होने लगा, मतलब डिफ्लेक्शन आ गया। और डिफ्लेक्शन का मतलब तुम समझ गए क्या आ गया? वेरी गुड। दूसरी बात, अब ध्यान सुनते जाना भैया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे। जब ये सब काम चल रहा था तब इन्होंने सोचा यार क्या इसके पास कुछ मास हो सकता है? मास। तो थिंक अबाउट दिस। देखो जैसे अगर मान लो ये एक हैंकी है, ठीक है, सुनते जाना प्लीज, मैं इसको पेन को एक बार चिपकाता हूं और समझना। ये एक हैंकी है, ये हैंकी नहीं है, ये कोई कपड़ा है, ठीक है, खतरनाक कपड़ा है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं इस कपड़े को ऐसे पकड़ता हूं, ऐसे मान लो, देखो ऐसे तुम्हें समझ में आएगा, और एक बार मैं अपनी फोन की लाइट जलाता हूं, तो क्या देखो जल रही है लाइट, दिख रही है? हाँ, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है या नहीं हिल रहा? देखो ना यहां से ऐसे है। और अगर मैं वहीं पर इस पे ना मास अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, देखो फूक से मास अप्लाई, यहां के जो पार्टिकल्स है उनको उधर भेजता हूं, देख रहे हो हिल रहा है। इसका मतलब हवा के पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा मास है, लाइट के पार्टिकल्स के पास इतना मास नहीं है। क्लियर है वाली बात?
तो मैं क्या कह सकता हूं, उन्होंने क्या करा, यहां पर एक डायनोमो लगाया, क्या लगाया, एक डायनोमो, और जब ये रेज आई तो इन्होंने सोचा अगर इनके पास मास होगा तो इससे टकराएंगी और ये घूमने लग जाएगा, और अगर मास नहीं होगा तो ये टकराएंगी और घूमेगा ही नहीं। जैसे मैंने फोन की लाइट जलाई तो रुमाल नहीं हिला, कब रुमाल हिला, ये रुमाल नहीं था भाई, ये मतलब ऐसे गंदा सा कपड़ा है बस कुछ, ठीक है, मतलब जैसा रुमाल जैसा दिखता है वैसे, इसलिए मैं हैंकी बोल रहा हूँ बार बार। फिर तुम बोलोगे भैया आप इतना गंदा रुमाल रखते हो, भाई रुमाल नहीं रखता हूँ, ये मेरा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा है बस। तो ऐसे रखा, करा, हिला, मास गया, हिलेगा, धक्का लगा, लाइट जलाई तो नहीं हुआ, इसी वजह से इन्होंने चेक करा, और जब ये पार्टिकल्स पे पड़े तो इन्हें रोटेट करके दिखाया, तो जब डायनोमो रोटेट हो गया तो ये बात कही गई कि जो ये कैथोड रेज होती हैं ये मास कंसिस्ट करती हैं, क्या कंसिस्ट करती हैं, मास, कैथोड रेज कंसिस्ट मास। अब इलेक्ट्रॉन का मास इन्होंने ही बताया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास ये तो है कैथोड रे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज है तो मास है और ये सारी चीजें। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन्होंने कहा कि भैया नेगेटिव चार्ज जो कैथोड रे है कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया इसको, इलेक्ट्रॉन कहा गया, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उसको इलेक्ट्रॉन कहा दिया। अच्छा पता क्या, जब ये सारा एक्सपेरिमेंट हो गया ना तब ये नाचने लगे, ततड़ 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 के, अरे मैंने तो इतना फेमस हो गया, मैंने ये सब डिस्कवर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। अब ये सब बातों में ना ये फिर एक्सपेरिमेंट अपना कर कुरा के हटाने लगे। तो जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट पकड़ के ये मतलब टेस्ट ट्यूब, ये जो कैथोड रे ट्यूब थी ना, इसको हार्ड ग्लास की ट्यूब को उठा के रखने की कोशिश करी, तो जैसे ही टच करा गरम गरम फील हुई। अब देखो मैं उस समय अवेलेबल नहीं था, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है कि उन्होंने उठा के रखा, उन्होंने चेक ही करा होगा वैसे तो, है ना, पर उन्होंने उठा के रखा ना, गर्म फील हो, उनको और एक पॉइंट तो रह गया, पता है क्या, जो कैथोड रेज है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक होती है, कैथोड रेज आर एक्सोथर्मिक, मतलब प्रोड्यूस्ड हीट। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुम एक चीज और नहीं समझ पाओगे, उसका नाम है, जब मैं एनोड वाली तुम्हें चीजें बताऊंगा। क्लियर है ये पॉइंट्स, इसको मैं एनोड में डायरेक्ट लेकर जाऊंगा, प्लीज इसको अच्छे से समझ लो कि कैसे कब कहां से आया है। क्लियर है, देखो मैं एक बार इसको साइड में जाता हूँ, क्या पता आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। अब चलें आगे, बहुत बढ़िया। तो ये देखो ये एक्सपेरिमेंट था, ये वैक्यूम था, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज पर, ये इन्होंने जनरेट करके दिखाया, और ये थे मिस्टर जे थॉम्पसन, जे थॉम्पसन, थॉम्प नहीं थॉम, थॉम्पसन मत बोलना, थॉम्पसन है, थॉम्पसन थॉम्पसन, और ऐसे याद करो, चलता नहीं है। ईट, क्या, ईट, ईट का मतलब इलेक्ट्रॉन, और टी का मतलब थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, थॉम्सन ने खोजा। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, और ईंट पर नाच के दिखाएगा तो बहुत मजा आएगा। तो अभी ईंट याद हुआ है, अभी नाचना और पर रह गया है, अभी रुक जाएगा जरा तो समझ में आएगा। ईंट समझ में आया, पक्का। चले आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं। ये है कंडीशन। फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के फैक्ट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन के फैक्ट्स ही कहते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कैलकुलेट करा गया रॉबर्ट ई मिलिकन ने, भाई ध्यान से देखना, इन्होंने कैलकुलेट करा, उन्होंने सिर्फ खोजा था, उन्होंने कैलकुलेट करके दिया था मास। उन्होंने तो कह दिया था कि मास होता है, कितना होता है ये इन्होंने बताया, रॉबर्ट भैया ने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्होंने खोज कर बताया, उन्होंने बताया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम्स, बहुत कम।
इसलिए मोलर मास में कंसिडर भी नहीं किया जाता। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो हाँ, ना नहीं बोलना है, अब हाँ ही बोलना है, ये फिक्स है। मैं बोलता हूँ हाँ या ना, पर हाँ है, ये तो बेसिक है। अब ये भी नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है? तुमको नहीं आएगा कुछ भी, गलत बात करता है तुम। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ध्यान से सुनना भैया। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करी इन्होंने, ये अपने गोल्डस्टीन भैया, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, और एनॉड रेस पार्टिकल्स को हमें बताया, ठीक है। अब गोल्डस्टीन जी ने जो इन्होंने प्रोटॉन्स को खोज करते हुए हमें चीज पर बताया, तो वो ध्यान से सुनना कि क्या कंडीशन आई। इन्होंने ये बताया और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया जो उन्होंने दिया सेम टू सेम, पर ये वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा कैसे, मैं वो लिख देता हूं। पहले इस वाली स्लाइड का मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूं, डुप्लीकेट, और इस डुप्लीकेट को मैं यहां ले आऊं एक बार उठा के। अरे उठ जा, ये यहाँ पे, तो ये आया नेक्स्ट, ये आया नेक्स्ट, ये आया नेक्स्ट। देखो अब ये कैथोड थी, अब ये कैथोड थी, तो कैथोड पे पढ़ा। अब ये एनोड पढ़नी है हमें, किस पे पढ़नी है? एनोड पर। तो ध्यान से देखना, मैं एनोड पर पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले ये कैथोड नहीं बची, ये एनोड नहीं बची, ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, ठीक। अब मैं इनको बना देता हूं, ये क्या क्या है देखो। ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव है, ये मिटा देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ध्यान सुनते जाना भैया जी क्या कह रहा हूं। ये पॉजिटिव हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है, मतलब अब ये जो कैथोड थी ये अब कैथोड नहीं रही, ये क्या बन गई है? एनोड बन गई है। वो जो एनोड थी अब वो क्या बन चुकी है? वो कैथोड बन चुकी है। बाकी सब तामझाम सेम है, सब। पता है क्या हुआ था? जब कैथोड से रेज निकल रही थी ना, तो एनोड से भी रेज निकल रही थी साइमल्टेनियसली, पर पता है जे थॉमसन के दिमाग में क्या आई, उन्होंने यार देखी ही नहीं, वो रदर ई गोल्डस्टीन ने देखी, और गोल्डस्टीन ने देखकर उसको रिवर्स एक्सपेरिमेंट दे दिया और बिल्कुल सही और सटीक आया, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हमें कैथोड ने दी वही एनोड ने दी, पर कुछ कुछ चीजों में डिफ्लेक्शन आया। ध्यान सुनना क्या। पहली बात तो कैथोड नहीं रही, एनोड हो गई, तो सी तो हटा ही दूं सब जगह से, सही। ये इलेक्ट्रॉन हटा दूं सब जगह से। अब ध्यान सुनते जाना, मैं चेंज करता जा रहा हूं। जो कैथोड रेस थी बच्चों, ओ हो कैथोड नहीं, एनोड हो गई ना अब तो जो एनोड रेस थी, जब कैथोड थी तब नेगेटिवली चार्ज, अभी पॉजिटिव से निकली है, तो एनोड कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज रेस। कैसी रेस? पॉजिटिवली चार्ज रेस। नेगेटिव वाली निकल चुकी है, इलेक्ट्रॉन वाली, अब पॉजिटिव वाली निकल रही है, अब पॉजिटिव चार्ज रेस निकली है। तो एनोड जो थी, एनोड रेस फॉलो स्ट्रेट पाथ, और बिल्कुल सेम टू सेम बात है कि ऑब्जेक्ट था, ये शैडो थी, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, जिससे इन्होंने क्या दिया, अच्छा सेम टू सेम बात है। अगर सेम टू सेम बात है तो फिर सेम टू सेम ही चलन दो। शैडो वाई 90% बनी, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही। उसके बाद जो एनोड रेस थी ना, वो बेंड हुई टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड। किधर बेंड हुई बच्चों? नेगेटिवली चार्ज। ये बात बताओ ना, पॉजिटिव है तो किस साइड बेंड होगा? नेगेटिव साइड ही तो बेंड होगी, बिल्कुल सही है। एनोड रेज आर मैग्नेटिकली एक्टिव। भाई अब ये तुम कैसे भी मान लो, मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैं फिर बोल रहा हूं, ये तुम कैसे भी मान लो, ठीक है। ध्यान सुनते जाना। मान लो उसमें साउथ नॉर्थ हुई, तो इसमें साउथ और नॉर्थ हो गए। कैसे भी मान लो, कैसे भी, वहां उल्टा माना है यहाँ उल्टा मान लो, वहां सीधा माना है यहाँ सीधा, कैसे भी मान लो, क्लियर है। मतलब ये भी मैग्नेटिकली डिफ्लेक्टेड थी, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ रखा, तो एक साइड किस साइड बेंड करके इन्होंने दिखाया। ये भी मास कंसिस्ट करती थी, यकीन मानो ये इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा टाइम्स मास कंसिस्ट करती थी। क्लियर है यहां तक बात? चलाऊं आगे, चलो। एनोड रे कंसिस्ट पॉजिटिवली, कैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उनका नाम रखा गया प्रोटॉन। और इन्होंने भी जब देखा तो एनोड रेस तुम्हें क्या करके दिखा रही थी?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके दिखा रही थी, हीट दिखा रही थी, समझ लो बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसे ही इन्होंने डायनोमो घुमाया था, बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस कैथोड की जगह एनोड पलट दिया, मतलब पता है उन्होंने क्या करा, बिल्कुल भी कुछ नहीं करा। ये रिएक्शन चल रही थी तो ये वोल्टेज में लगे हुए थे, इन्होंने उनको उठाया, ऐसे करा और ऐसे लगा दिया, बस एक्सपेरिमेंट हो गया पूरा। अगर जे थॉमसन जी ध्यान दे लेते ना, सही बता रहा हूँ, तो आज जे थॉमसन का नाम होता हर जगह, सही है। और इनका मॉडल भी इतना नहीं चला, पर इसकी वजह से ही काफ़ी चले। क्लियर, बहुत प्रकार के मॉडल आए थे और भी, पर वो हम नेगलेक्ट कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें हमें खोज कर दी थी। क्लियर है यहाँ तक बात? बहुत ही बढ़िया। फैक्ट सुन लो भाई, फैक्ट अबाउट प्रोटॉन्स। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर किसके? इलेक्ट्रॉन के। और जे थॉमसन ने ये वाली बात तो कह भी रखी है, जब अभी यार तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ी है क्या, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है उसके अंदर, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर बराबर है, दिमाग लगा लो, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर है तो क्या ही हो सकता है, न्यूट्रल ही हो सकता है ना एटम, बिल्कुल सही। इतना तुम जानते हो। तुम सब ने मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है और 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ रखा है इसके बारे में, ठीक है, कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लगभग 2000 गुना होता है, लगभग 2000 गुना। 2000 गुना का मतलब समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? मेरे पास 2 लाख रुपए अगर 2000 गुना हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। 2000 गुना, कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया, इतना तो शेयर मार्केट भी नहीं देगा। सही है। ये आए भैया, इन्होंने तो बहुत सारी बात बताई, पता है क्या इन्होंने क्या करा, इन्होंने न्यूट्रॉन खोजा। अब न्यूट्रॉन कैसे खोजा पता है इन्होंने ना, ऐसे एक एलिमेंट लिया हीलियम जैसा, सही, मतलब क्या करा, एलिमेंट लिया और इसके ऊपर ना बहुत सारे चार्ज पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी, धाड़ 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 धाड़, तो ये टूटना शुरू हुआ। और यहाँ इन्होंने एक साइड पॉजिटिव लगा दी स्लिट, एक साइड नेगेटिव स्लिट लगा दी और इधर एक ZNS लगा दी। अब इन्होंने क्या सोचा, अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कंसिस्ट करता है तो यार इलेक्ट्रॉन इधर, प्रोटॉन इधर चले जाएंगे, पॉजिटिव निकलेंगे, नेगेटिव साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव निकलेंगे, पॉजिटिव साइड के अट्रैक्ट हो जाएंगे। पर जब इन्होंने करा और ये टूटा तो कुछ तो यहाँ अट्रैक्ट हुए, कुछ यहाँ अट्रैक्ट हुए, पर कुछ ऐसे थे जो यहाँ पर आए। और यहाँ पर आते एक बात पता चल गई, पता है क्या, कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ कुछ और भी कंसिस्ट करता है जो नेचर में न्यूट्रल है। और अगर वो नेचर में न्यूट्रल है तो उसका नाम हम न्यूट्रॉन रख देंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, समझ में आया? इस तरीके से नाम रखा चैडविक ने, नाच, न्यूट्रॉन, चैडविक, VICK, सही है। चैडविक ने खोजा, क्या कहा, जेम्स चैडविक bombarded lighter elements like helium, boron, etc. with alpha particles and observe emission of new particles having zero charge but equal the mass of like that of proton. These particles were called neutron, neutral particle of the atom. Neutral particle थे इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। Neutron are absent in प्रोटोनियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रोटोनियम आइसोटोप में प्रोटॉन्स नहीं पाए जाते। अब एक बात सोच कर देखो, तुम लोग दिमाग लगाओ, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग छोटा छोटा दिमाग लगाते क्यों नहीं हो। एक बात का जवाब दो, अगर जब हम किसी का मास बढ़ाते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तभी मास बढ़ता है। लेकिन जब हम कभी आइसोटोप्स में जाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उतने प्रोटॉन रहेंगे, पर आइसोटोप जो होते हैं वो हैवियर हो गए, तो अब प्रोटॉन तो नहीं बढ़ रहे तो कौन बढ़ रहा होगा, न्यूट्रॉन। तो ध्यान से रखना, जब भी कभी भी आइसोटोप में मूव करोगे तब ध्यान रखना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स बढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बढ़ गए तो उसका एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा, वो एलिमेंट ही दूसरा होगा, जिस एलिमेंट की तुम बात कर रहे हो वो एलिमेंट अब वो नहीं रहेगा। इस बात का खास ध्यान रखना, 5 स्टार बात है। क्लियर? तो ध्यान सुनना अब आगे। एटॉमिक मॉडल की बात हुई, अब एटॉमिक मॉडल पे क्या क्या हुआ वो समझना प्लीज।
बहुत सारी नॉलेज है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, वेरियस एटॉमिक मॉडल वर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। जैसे सबसे थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया और बोर ने दिया। और तुम सबके साइंटिस्ट के ये जो एटॉमिक मॉडल है, तुम इन सब के बारे में कभी ना कभी छोटा ना छोटा, ज्यादा से ज्यादा या बेसिक से बेसिक पढ़ चुके हो। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ध्यान से सुनना कि क्या है भाई। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से ध्यान से देखते जाना मैं क्या बता रहा था। देखो, हमें एटॉमिक मॉडल पढ़ने थे, तो सबसे पहला आपके सामने, आपकी नजरों के सामने, जिगर के पास एटॉमिक मॉडल रहते हैं, वो है क्या? ध्यान से सुनना। जे थॉमसन ने क्या कहा, ध्यान से समझना। जे थॉमसन ने कहा कि एक एटम जो होता है ना, गोल गोल एटम, कैसा कैसा एटम? गोल गोल एटम। ध्यान से देखना, मैं गोल गोल एटम बना रहा हूं। कैसे बनेगा गोल गोल एटम? ऐसे बनेगा, देखो, गोल गोल पानी, कितना कितना पानी, ऐसे कैसे हो गई? ध्यान से देखना। चलो इधर आ जा मेरे दोस्त, मेरे यार, देखना जी भैया। मैं क्या कह रहा था? लाल से भर देंगे, लाल से, और आउटलाइन भी एकदम ऐसे कर देंगे हरी। हाँ ठीक है, तरबूज ऐसे दिखता है। ये लाल नहीं है, हमारे घर में इसे लाल कहते हैं। पर ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं भाई। देखो, लाल लाल ऐसे एटम था और उसके अंदर काले 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 काले, ध्यान से देखना क्या क्या बता रहा हूं, उसके अंदर ना काले काले ऐसे बीज फंसे हुए थे। सही है? क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा मेरे बच्चों कि एक एटम जो तरबूज जैसा होता है, अगर आप तरबूज को बीच से काट दो तो पॉजिटिव स्फीयर दिख जाएगा। पॉजिटिव स्फीयर के अंदर जैसे जैसे लाल लाल पार्ट ऑफ तरबूज दिख जाएगा, उसको खाते हैं, और एक वो काले काले पार्ट ऑफ सीड जिसको हम फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं, वो दिख जाएगा। अब जब वो दिख जाएगा तो उसने कहा कि जो लाल लाल पार्ट है ना, रेड पार्ट, ये क्या है? ये है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। क्या है ये? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और ये जो सीड है, इन्होंने कहा ये है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज एम्बेडेड टू द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, है ना? इस तरीके से उन्होंने कहा, और कोई रिवॉल्यूशन किसकी बात कुछ नहीं करी। मतलब जे थॉमसन ने सिर्फ ये बात कही। अच्छा, जे थॉमसन ने एक इंपॉर्टेंट बात कही सबसे ज्यादा, देखो क्या नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है। देखो मैं बताऊंगा क्या बात कही इन्होंने, यहां पे लिखता हूं मैं क्या बात कही, 5 स्टार बात। उन्होंने कहा एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और क्या कहा इन्होंने? और इन्होंने कहा द चार्ज ऑफ द magnitude of positive and negative charge is equal। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल। इसी वजह से एटम जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस बात का खास ध्यान रखना है आप सभी को, आज तक मानते हैं ये बात। तो जे थॉमसन ने क्या कहा? कैन एटम इज ऑफ्टन कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल। इन this model Thomson predict the presence of electron inside the positively charged sphere made by proton, just same as the seed of watermelon are embedded into the red edible part of the watermelon। समझ में आया इन्होंने क्या कहा? क्लियर है यहां तक बात? इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? प्लीज बताओ मुझे, प्लीज मुझे ये वाली बात अच्छे से पता होनी चाहिए। चले यहां तक? चलो अब ध्यान से सुनना, मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। मतलब एक्सपेरिमेंट ना, इसके साथ ध्यान से सुनना। मैं कुछ एक बार देख रहा हूं कि ऐसे हो गया अगर, तो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? और हम लिख कैसे पाएंगे?
ध्यान सुनना भैया, मैं कुछ बता रहा हूं। ठीक है जी, तो ध्यान सुनना भाई, ये नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूं कि क्या कंडीशन है। हम थे यहां पर, क्लियर? चलो अब ध्यान सुनते जाना मैं क्या बता रहा हूं। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? चलो अब ध्यान सुनना, रदरफोर्ड के एटम मॉडल की बात करने वाला हूं मैं, और रदरफोर्ड के एटम मॉडल में क्या हुआ फिर मैं समझा दूंगा। देखो हुआ क्या, समझना मेरी बात को प्लीज। क्या सोचा गया, देखो जे थॉमसन ने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो उसके अंदर धसे फंसे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा रदरफोर्ड ने, अच्छा पता क्या, एटम जो जे थॉमसन ने बात बताई ना ऐसे प्रिडिक्ट, बस कि हाँ ये होता है, ये कर लो, बस ऐसे। डिटेल में किसने बताया, एक्सपेरिमेंट किसने करा, रदरफोर्ड जी ने। रदरफोर्ड जी ने क्या बताया वो समझना। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा अगर गोल्ड फॉइल लेता हूं, मतलब सबसे ज्यादा मेलेबल डक्टाइल मेटल लेता हूं तो सबसे छोटी चीज पे जा सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड की फॉइल, सही। इसके चारों तरफ लगाई इन्होंने ZNS की स्क्रीन, क्या लगाया इन्होंने चारों तरफ इसके ZNS की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ठीक है, जिसको फ्लोरासेंट स्क्रीन भी बोल सकते हो। अब ध्यान सुनना क्या सोचा गया था बच्चों, सोचा कुछ ऐसा गया था, सेंटर में कर दिया, अरे ध्यान सुनना, सोचा क्या गया था, सोचा कुछ इस प्रकार गया था कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैं अल्फा चार्ज का बम्बार्डमेंट कराऊंगा, अल्फा पार्टिकल्स का, और ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, सॉरी जे थॉमसन, तो टकराएगी लाइट और टकराने से पहले ही रिपेल मार जाएगी और वापस आ जाएगी, ऐसा इन्होंने सोचा। अब पता है ऐसा हुआ या नहीं हुआ वो समझना। जैसे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया तो ये सामने जो स्क्रीन है ये बहुत तेज तेज चमकने लगी, बहुत तेज तेज क्या होने लगी, चमकने लगी। अब जैसे ही ये बहुत तेज तेज चमकी, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बताने वाला हूं। जैसे ही ये बहुत तेज चमकी, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए सबका, तो इन्होंने कुछ बात कही, इन्होंने कहा यार ये तो पॉजिटिव रेज है, पॉजिटिव चार्ज अगर एटम स्फीयर होता तो टकरा के वापस आ जाते, रिपेल मार जाती, पर तो रिपेल नहीं मार रही, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है ये इनको समझ में नहीं आया, पर इनको ये बात पता चल गई कि यार पॉजिटिव तो स्फीयर नहीं है, एटम जो है वो पॉजिटिव तो स्फीयर नहीं है, कैसा है, नेगेटिव है, नहीं। उन्होंने कहा होलो स्फीयर है। पता है क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव होती तो रिपेल मार जाती, नेगेटिव होती तो अट्रैक्ट हो जाती, एब्जॉर्ब हो जाती, पार नहीं जाती, पार चली गई। इसका मतलब सबसे पहला उन्होंने क्या पॉइंट बोला, एटम इज अ होलोस्फेयर, एटम क्या है, एक होलोस्फेयर है। दूसरी बात, अब इनका एक्सपेरिमेंट तो भाई सक्सेस सही हो गया यहीं पे, जे तो भाई इन्होंने जे थॉमसन की बात गलत प्रूफ करते हुए नाच रहे तत्ड़ दब, सोचो इधर से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, उधर लाइट टिमटिमा रही और डीजे गाने बजा लिया, तो ऐसा लग रहा है डीजे का माहौल, तत्ड़ 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 तत्ड़, अब चल रहा तत्ड़ तत्ड़, ध्यान सुनना। अब तत्ड़ 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 में क्या हुआ, एकदम से इन्होंने देखा यार, जैसे मान लो इस रूम में खड़े हैं तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, एकदम ना ऐसे पीछे बोर्ड जल रहा था, टन 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 टन, अल्फा पार्टिकल जाए जा रहे थे यहाँ से पार होके, एकदम ना यहाँ जाके एक अल्फा पार्टिकल जले ऊपर, और ऊपर जाके जब अल्फा पार्टिकल जले ना, ध्यान से सुनना, ऐसे करके फिर कुछ अल्फा पार्टिकल नीचे जाके भी जले, रैंडम रैंडम जगहों पर अल्फा पार्टिकल्स जलने लगे। तो इस बात से इन्हें क्या पता चला, इन्होंने कहा अच्छा, ध्यान सुना इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एटम ना पॉजिटिव स्फीयर नहीं रखता,
एज एटम पॉजिटिव पार्टिकल रखता है। ये क्या हो गया? क्या कहा? एटम ने कहा कि मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, ना कि पॉजिटिव स्फीयर की फॉर्म में रखता हूं। मतलब रखता किस फॉर्म में हूं? पार्टिकल की फॉर्म में। तो कुछ कुछ रिफ्लेक्ट हुए, तो उन्होंने कहा अच्छा जो एटम है ना, एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम कहा गया। क्या कह दिया गया उसको? एटम। अब ध्यान सुनते जाना। ओए ये क्या लिख दिया भाई? एटम नहीं कहा गया भाई, प्रोटॉन कहा गया। नई बात लिख देते अभी भाई, प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, प्रोटॉन कहा गया, ना कि एटम कहा गया। सुनना, अब ध्यान सुनना। अब हुआ क्या, इन्होंने पता नहीं कहां प्रेजेंट है, पर ये अभी इन्होंने पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पाया। इनका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, स्फीयर नहीं है। क्लियर? अब पता क्या हुआ, एकदम से एक लाइट बिल्कुल सेंटर की गई, टकराई, पाथ को रिट्रेस करके यहां आके जली, यहां आके चली। और जैसे ही आके चली, उनको पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ना नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी कहां प्रेजेंट है? सेंटर में। पता है क्यों? क्योंकि जिस जगह से अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट होता है उसके जस्ट पीछे लाइट जली, सीधी आई सीधी चली गई। 12,000 में से कोई एक लाइट। तो उन्होंने कहा प्रोटॉन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन। फिर इन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते करते ना एक बात हवाबाजी में बोल दी। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उसको एलेबरेट नहीं कर पाया, उसको नील बोर ने एलेबरेट करा कैसे और कैसे नहीं होता। ठीक है, अभी बताऊंगा ड्रॉबैक्स में। यहां तक बात समझ में आई? कैसा हुआ है? क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखना क्या कहा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या करा, इन इज फेमस एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड बम्बार्डमेंट एक्सरे, हीलियम न्यूक्लियस, ये सब गोल्ड फॉइल। ऑब्जर्वेशन क्या करी इन्होंने, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। समझ में आ रहा तुम्हें? सुनते जाना। गोल्ड फॉइल, some of the alpha particles deflected by the small angles, or 1 out of every 12,000 particle appear to rebound। गया टकरा के वापस आ गया, गया टकरा के वापस आ गया। क्या पता चला? क्या पता चला इससे? इससे एक बात पता चली, साफ और सीधी बात, कि जो एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है वो सेंटर में प्रेजेंट है। क्लियर? ये रहा मॉडल, ये रहा मॉडल। इसको ऐसे देखो, ऐसे करके देखो, अच्छा लगेगा। क्लियर है? चलें आगे। वेरी 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 गुड। कंक्लूजन पढ़ लो, जो बताया वही है। एटम कंसिस्ट predominantly empty space as most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected। पार हो गई। आगे क्या कहा इन्होंने, एटम contains centrally placed positively charged nucleus carrying positively charged particles, जिसको प्रोटॉन कहा गया। because of few alpha particles suffered undeflected and very few 1 in 12,000 and bounce back। मतलब 12,000 में से कोई एक लौट कर वापस आया। क्लियर है वाली बात? Since a minute fraction of alpha particles suffer deflection and very few rebound back, this leads to the conclusion that most of the space of an atom is empty, and the space of occupied nucleus is negatively compared to the empty space। मतलब negligible है compared to the empty space। मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा है एक तो इलेक्ट्रॉन, और बहुत ही ज्यादा खाली है एक एटम।
समझ में आया? इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा छोटा है और वो देखो बहुत बड़े, जैसे हम एक इंसान है, अगर एक रूम में रख रहे हैं 10x10, 20x20 में, हॉल में भी खड़े हो तो दिखोगे। पर अब सोचो एक बहुत बड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान खड़ा है, नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा, वेरी छोटा। समझ में आ रहा है? चांद पर एक इंसान चला जाए तो क्या ही वो खड़े जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से कहा कि कंपैरेटिवली वो एम्प्टी होता है। ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस वाज अबाउट 10 की पावर -5 टाइम द साइज ऑफ द एटम। मतलब जो एटम का साइज है उससे 10 की पावर -5 टाइम छोटा होता है कौन? न्यूक्लियस का साइज। न्यूक्लियस कौन? जो सेंटर में प्रेजेंट है, और ये एटम है। ऐसे ऐसे करके एटम होता है ना, ऐसे करके एटम घूम, मतलब ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होती है इसके। नहीं तो ये क्या है इसका? न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? होना चाहिए, अब अगर नहीं है तो गड़बड़ है। फीचर ऑफ रदरफोर्ड पजल्स मॉडल, ध्यान सुनना क्या कहा रदरफोर्ड जी ने। देयर इज अ पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस इन एन एटम नियरली ऑल द मास ऑफ रेजिड्यू ऑफ न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब इन्होंने कहा यार इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, उसका मास इतना छोटा है, तो उसके मास ना नेग्लिजिबल है। ज़्यादातर मास किसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या एटम पे किसका मास है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, जो कि काफ़ी होता है इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डेफिनेट ऑर्बिट। ये समझा नहीं पाए, उन्होंने कहा घूमता रहता है और घूमता रहता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इज कंपेयर टू द एटम। एटम की कंपैरिजन न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। अब ध्यान सुनना इन्होंने क्या समझाया है, समझा नहीं पाए। इन्होंने कहा ये एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस पर और इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या कहा गया, इनसे एक साइंटिस्ट ने पूछा सर रिवॉल्व कर रहा है? उन्होंने कहा है रिवॉल्व कर रहा है। इन्होंने कहा अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी कंसिस्ट करता होगा? उन्होंने कहा करता है। और अगर रिवॉल्व है, मूविंग है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक एनर्जी करता है। अब उन्होंने कहा यार काइनेटिक एनर्जी है तो एक दिन तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ यार खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर फॉल हो जाएगा? और इफ इलेक्ट्रॉन इज फॉल डाउन टू द न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर फॉल हो गया तो एटम तो कोलैप्स कर जाएगा। पर आज तक एटम कोलैप्स कर पाते हैं? नहीं। तो इनका ये वाला जो बात थी ना, ये वाली बात, ये इनका एक तरीके से ड्रॉबैक बना। क्या बना बच्चों? ड्रॉबैक। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो ये रहा अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, पढ़ लो, खड़ा हूं मैं साइड में, पढ़ लो। पढ़ ले ओ मेरे राजा। देखो मैं पढ़ा रहा हूं। According to the Rutherford, electron revolving around the nucleus in the well-defined orbit, but the electron being charged particle will lose their energy and finally fall to the nucleus. गिर जाएगा. This will make the atom highly unstable. Collapse हो जाएगा, highly unstable है. This was the major drawback Rutherford, which was unexplained by him. To overcome of the Rutherford model, Niels Bohr in 1912 proposed the modified model of the structure of atom in the particular shell, particular orbits and particular everything that is present in this function. Clear है? Clear है? Okay है बात? चलो next. ये कहा नील बोर है। Only certain special orbit are known as discrete orbit or the electron, या फिर बोल सकते हो तुम stationary orbit, या तुम बोल सकते हो ऑर्बिट, या तुम बोल सकते हो ग्राउंड स्टेट, कुछ भी बोल लो। अलाउ टू इनसाइड द एटम, मूव करने के लिए फ्री होते हैं, कोई एनर्जी नहीं लगती। While revolving the discrete orbit, the electron are not radiate any energy. डिस्क्रीट ऑर्बिट में कुछ भी एनर्जी को नहीं निकालता। कौन? एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन और एटम ऑल्सो। इन्होंने कहा ये होती है के शेल एल एम एन, और इसके अंदर भी हमने डिटेल में बात लिखना सीखी, डिटेल में बात लिखना सीखी। क्लियर है वाली बात? और इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था बच्चों, 2n², और वेयर n मतलब नंबर ऑफ शेल। अभी मैं नील बोर पर बात करता ही जाऊंगा, नील बोर पर मैं बात करता ही जाऊंगा कि नील बोर क्या है। अभी मैं तुम्हें बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बस तुम्हें पता चल जाए एक बार कि क्या है कंडीशन। ठीक है, ये बेसिक बात है, देख लो आराम से जो मैंने बताया फॉर्मूला। क्या बताया? जो बेसिक बताया फॉर्मूला, ध्यान सुनना। बताया ना
के शेल एल शेल एल। भाई तुम एक और देखो, अब तुम बोलोगे भैया ये तो हमारे 9th में था, ये आप क्यों लाए हो यहाँ पे? भाई आप लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, क्योंकि मैं जब पीरियोडिसिटी पढ़ाऊंगा तब उसमें इससे बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा। और इसको तुम इतना याद नहीं रखोगे, इसको तुम याद रखोगे इतना 2 8 2 8 8 18 18 32 32, ये याद रखोगे तुम। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। बताऊंगा इसका क्या काम है, अभी बस याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पुराना जमाने की 9th क्लास में सीखी है तुम लोगों ने, ये समझाने की मुझे जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को। सही है यहाँ तक बात? चलो आगे देखो, एटॉमिक नंबर। अभी मुझे नील बोर पर और बात करनी है, मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल अभी बिल्कुल बेसिक। देखो क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर। क्या भैया इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है? हाँ होता है, पर इलेक्ट्रॉन लिए दिए चले जाते हैं, तो कई बार इलेक्ट्रॉन का तो भाई ट्रांजिशन बन जाता है, तो इसलिए समझ में आता है नहीं आता कई बार। सही है, बहुत बढ़िया। तो प्रोटॉन से मान के चलते हैं। एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ द एटम, चेंजिंग द एटम। एटॉमिक नंबर मींस चेंजिंग द एटम। एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी है, और अगर आप नंबर एटॉमिक नंबर ही चेंज कर दोगे तो फिर तो एटम ही चेंज हो गया, सिंपल बात, नो बकवास। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, जेड से बहुत काम आता है, नील बोर में बहुत ज्यादा काम आएगा, और एन मतलब नंबर ऑफ शेल, दोनों बता दिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ और न्यूट्रल एटम। हाँ, न्यूट्रल एटम के लिए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल, मैं न्यूट्रॉन पढ़ लिया, न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल हो, कोई चार्ज ना हो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे तो एटॉमिक नंबर भी बराबर होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो अब मैं तुम लोगों को मास नंबर पे लेके चलता हूँ, और फिर नील बोर पे लेके चलूंगा, और ठीक है, तो ध्यान समझते जाना कि क्या कंडीशन। देखो मास नंबर क्या होता है वो प्लीज सुनना। इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस। मतलब मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। दूसरा डिनोटेड बाय ए, मास नंबर ये, ठीक है। रिप्रेजेंट ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मास नंबर कैसे निकलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके, जैसे मैंने बताया। अब ध्यान सुनना, ये एक एलिमेंट है, इसके ऊपर लिखते हैं इसका मास नंबर, इसके ऊपर लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ चार्ज लिखा जाता है, ठीक है। पर वो नहीं पढ़ना तुम्हें, इतना ही पढ़ना है, वो बता देंगे बाद में। क्लियर है? अभी आइसोटोप नहीं पढ़ने। यहाँ तक समझ में आई बात? अब मैं नील बोर पर तुम्हारी थोड़ी सी और बात करूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखो यहाँ तक आराम से देखो, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। एक बार पानी पी लूं मैं। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो यहाँ तक अगर सब क्लियर है तो मेरी बात समझना। जैसे अब मैं तुम लोगों को एक दो क्वेश्चन देता हूं, बेसिक समझना, बिल्कुल आसान है। देखो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन if a neutral atom has 12 electron in atom। ध्यान सुनते हैं ना मैं क्या कहा। नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने, न्यूट्रल एटम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो बोल सकता हूं कि भैया 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 ही प्रोटॉन होंगे, सिंपल बात। ये तो भैया बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही भयंकर। अब ध्यान सुनना, मैं थोड़ा बच्चों वाले क्वेश्चन से लेके चल रहा हूं अच्छा सा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन
या एटॉमिक नंबर बताओ इफ ए न्यूट्रल एटम consist 7 electron in third orbit। अब बताओ जरा, प्लीज बताओ, गरीबों वाली कॉन्फ़िगरेशन से कर लो। थर्ड में प्लीज बताओ, प्लीज कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इफ अ न्यूट्रल एटम कंसिस्ट 7 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। अभी वो बताओ, अगर थर्ड ऑर्बिट है तो मतलब फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट है, कंप्लीट है तो 2 इसमें आएंगे, 8 इसमें आएंगे, मतलब 10 तो हो चुके हैं। 10 + 7, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 17। अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही क्या होंगे? प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। और 17 ही क्या होगा इसका? एटॉमिक नंबर। अगर इसमें कहता कि ये बता दो कि भैया कौन सा एटम है, तो तुम बता देते ये है क्लोराइन। क्लियर है? क्या है? क्लोराइन। क्लियर है यहाँ तक बात? बिल्कुल बेसिक समझ में आया। अब वैसे मैं बोल दूं कि यार पॉजिटिव नहीं है, ध्यान सुनना, व्हाट इज द atomic number of, what is the atomic number of, atomic number बताना ना, what is the atomic number of +1 charge atom, +1 charge atom has 5 electron in outer shell and second orbit। अब ध्यान देखो, अगर सेकेंड ऑर्बिट में 5 हैं तो पहले ऑर्बिट में 2 आते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, +1 इलेक्ट्रॉन, पता है क्यों? एक इसके पास चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज, मतलब कहीं इलेक्ट्रॉन दे आया था। इसका मतलब ये क्या है? इसका लॉस्ड इलेक्ट्रॉन है, एक दे आया, तो 8 हो गए टोटल। अब मुझे बता दो, अगर टोटल नंबर 8 इलेक्ट्रॉन है और ओ भाई हाँ, अगर वो लिया है तो मैंने न्यूट्रल कर लिया इसको। अब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 प्रोटॉन होंगे, और 8 प्रोटॉन होंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? 8। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन की। अब तुम बोलना भैया 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन कैसे? तो पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने इसको पॉजिटिव वापस जोड़ भी तो रखा ना इसका 1 इलेक्ट्रॉन। भाई 1 दे दिया तो मैंने उसको कंसिडर कर लिया, वरना मैं क्या कहता 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 दे आया होगा तो 7 बचे, मतलब 8 होगा, 8 मतलब ऑक्सीजन होगा, कैसे भी मान लो ऐसे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब हमें नील बोर पर बहुत सारी बात करनी है डिटेल में, इसका रेडियस की, इसकी एनर्जी की, इसकी कैलकुलेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसमें नील बोर पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि नील बोर से पहले भी जो है ईएम वेव की थ्योरी और प्लैंक्स की थ्योरी, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर मिस मत करना, ये बहुत बेसिक लेक्चर था। इसलिए बेसिक लेक्चर था क्योंकि आने वाले टाइम, मतलब आने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। और अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, भाई साफ बात है, अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का मोल कॉन्सेप्ट में यही हुआ है, भाई बेसिक क्लियर नहीं है, और बेसिक के चक्कर में मैंने उनको एडवांस पढ़ा दिया, उनको समझ में नहीं आया, है ना, जो मैं कराने वाला हूँ दोबारा। तो इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले बेसिक और फिर एडवांस पे लेके चलूंगा, बहुत टॉप के क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत सारी ट्रिक लेके आऊंगा, बहुत सारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारी ट्रिक लेके आऊंगा, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में लेके आया ना वैसे। दूसरी बात थर्मोडायनेमिक्स के सारी थ्योरी पूरी हो चुकी है, एक प्रैक्टिस सेशन उसमें करवा चुका हूं, दूसरा प्रैक्टिस सेशन मेरे को डालना है, पर मैं दूसरा प्रैक्टिस सेशन नहीं डालना चाहता, मैं क्या चाहता हूं तुम लोगों के संग लाइव आना।
मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार सारा थर्मोडायनेमिक्स देख लो, और एक बार सारा थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने देख लिया तो उसके बाद लाइव सेशन हम करने वाले हैं। तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव सेशन का, या फिर मैं तुम लोगों को अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे और पीसीएमबी के चैनल पे कि कब होने वाला हमारा लाइव सेशन। तो तैयार हो जाओ लाइव सेशन के लिए, लेकिन उससे पहले आपको सारे लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के देखने पड़ेंगे, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। मेरी बात मानो, नहीं आएगा मजा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट यहां तक आज क्लास ओवर करता हूं। बेसिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, यहां तक मैं क्लास ओवर करता हूं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय बच्चों।